Hi everyone, this is Karishma Chauhan, and in this video we will do Union Public Service Commission as well as State Public Service Commission. यूपीएससी क्या है? यूपीएससी वॉच डॉग है मेरिट सिस्टम का इंडिया के अंदर। ठीक है, क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ द रिक्रूटमेंट एजेंसी concerned with the recruitment to the all India services and central services. किसके अंडर आती है ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आती है। ठीक है, इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं एंड नॉन बाइंडिंग होती हैं। यही इसका माइनस पॉइंट है। इट हैज़ एन एज ओवर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्यों? क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है और यूपीएससी कैसी बॉडी है? इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है जिसमें टू या मोर देन 2 स्टेट्स में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दी जाती है जो दोनों स्टेट्स का देखती है। ठीक है, इट कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जो भी पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो जो हमारी यूपीएससी है, ओके, और जो हमारी एसपीएससी है, दे बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेयर एज जेएसपीएससी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। 1966 में फॉर्मेशन हुआ था। पंजाब और हरियाणा के बीच में एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना था। ठीक है, इसका जो टेन्योर होता है ये होता है या तो 6 साल तक काम करें या अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सस्पेंशन और रिमूवल भी प्रेसिडेंट करता है, और ये रिजाइन भी किसे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को कर सकते हैं। सब कुछ प्रेसिडेंट देख रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट गवर्नर प्लेस करेगा इस कमीशन की रिपोर्ट को बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर 2 स्टेट हैं तो दोनों स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर के सामने करेगा। अगर 2 से ज्यादा हैं तो 2 से ज्यादा स्टेट्स की लेजिस्लेचर के सामने रिपोर्ट को प्लेस करेगा। बाकी सब काम प्रेसिडेंट कर रहा है। अपॉइंटमेंट का, सस्पेंशन का, रिमूवल का, रेजिग्नेशन भी हम प्रेसिडेंट को देंगे। बाकी सब प्रेसिडेंट करेगा। नाउ कम टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने एक टेबल फॉर्म कर दी है फीचर्स के साथ, हम इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे। ओके, टाइप, यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, वेयर एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? ये पैरेलल टू द यूपीएससी है इन अ स्टेट। जो काम ये सेंटर में कर रही है यूपीएससी, वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट में कर रही है। They both are constitutional body, same set of articles, 315 से 323, ये 9 आर्टिकल्स हैं जो दोनों के लिए हैं, यूपीएससी के लिए भी हैं एंड एसपीएससी के लिए भी हैं। ठीक है, कौन से पार्ट में दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के 14th पार्ट में दिया हुआ है। याद रखना, 14th पार्ट में दिया हुआ है। 315 to 323 आर्टिकल्स हैं जो दोनों के लिए हैं, यूपीएससी के लिए भी एंड एसपीएससी के लिए भी। कंपोजिशन क्या होता है इसमें? 9 से लेके 11 मेंबर तक हो सकते हैं, जिसमें चेयरमैन इंक्लूड होगा, बोथ साइड। ठीक है, 9 to 11 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ये डिस्क्रिशन किसकी होती है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि कितने मेंबर होंगे। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन होती है यूपीएससी में, और गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है कितने मेंबर होंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ इतना है कि जो आधे मेंबर्स होंगे, 1/2 ऑफ द मेंबर शुड बी सच पर्सन्स हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के साथ कम से कम 10 साल कोई ऑफिस उन्होंने हेल्ड किया हो। यूपीएससी में जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। एसपीएससी में कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और जेएसपीएससी में कौन कर रहा था? जॉइंट वाले में प्रेसिडेंट कर रहा था। ठीक है,
रिमूवल कौन करेगा? रिमूवल दोनों का ही प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, स्टेट में गवर्नर कर रहे हैं, पर रिमूवल दोनों में प्रेसिडेंट करेंगे इन द मैनर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है वैसे इनका रिमूवल होगा। टेन्योर क्या है? यूपीएससी में टेन्योर है 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, वेयर एज एसपीएससी में है 6 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। पहले ये 60 ईयर्स था, बट 41st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने इसको 62 ईयर्स कर दिया। ठीक है, तो एसपीएससी में 62 है और यूपीएससी में 65 ईयर्स है। जेएसपीएससी में भी 62 ईयर्स है। रीअपॉइंटमेंट, चेयरमैन का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता यूपीएससी में, कोई उन्हें फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। वेयर एज जो मेंबर होते हैं वो अपॉइंटमेंट मिल सकती है उनको एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एसपीएससी। मेंबर की तरह दोबारा वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, बट उनका प्रमोशन हो सकता है एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे जो चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के एज चेयरमैन। सिर्फ चेयरमैन बन सकता है जाके यूपीएससी में या किसी और एसपीएससी में। ठीक है, कंडीशन सर्विस की क्या कंडीशन होंगी? ये यूपीएससी में प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे और एसपीएससी में गवर्नर डिटरमाइन करेंगे, बट कांट बी वेरी। उनकी एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद उनकी डिसएडवांटेज में कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उनके डिसएडवांटेज के तहत कोई चेंज नहीं हो सकता। जो भी होगा उनके लिए पॉजिटिव होगा। अगर सैलरी उनकी 1 लाख है तो 1,10,000 हो सकती है, उनकी सैलरी 90,000 नहीं की जा सकती। ओके, रिजाइन किसको करेंगे? यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन प्रेसिडेंट को करेंगे, यहाँ पे ये गवर्नर को करेंगे। ठीक है, सब कुछ यहाँ गवर्नर कर रहा है, यहाँ प्रेसिडेंट कर रहा है, एक्सेप्ट रिमूवल। रिमूवल दोनों का प्रेसिडेंट कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर एज ए चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं है तो मेंबर का अपॉइंटमेंट कब हो सकता है? ये 2 सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है जो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963 में गिवन है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट मेंबर एज चेयरमैन इन 2 कंडीशंस, या तो वेकेंट हो जाए चेयरमैन का ऑफिस, या फिर किसी कंडीशन की वजह से चेयरमैन अनेबल है टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे सेम गवर्नर करेगा। ठीक है, रिमूवल कैसे था? जो कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनके बेसिस पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? इफ ही इज एडजस्ट इन इंसॉल्वेंट, इफ ही एंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट दे आर अनफिट टू कंटिन्यू। सेम यहाँ पर है, यहाँ गवर्नर रिमूवल कर रहा है। एक और कंडीशन है इन एडिशन, अगर वो मिसबिहेवियर करते हैं। मिसबिहेवियर को डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है? इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और डील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में कोई भी डील है और वो उसमें उनका इंटरेस्ट है, तो ये मिसबिहेवियर में आएगा। दूसरा, अगर वो किसी भी प्रकार से किसी भी वे में प्रॉफिट में उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये मिसबिहेवियर में आएगा। अगर मिसबिहेवियर के लिए इनको बाहर किया जाएगा तो इस कंडीशन में इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर किया जाएगा, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। ओके, रिमूवल दोनों का प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नर नहीं आएगा, दोनों के लिए प्रेसिडेंट आएगा। अगर मिसबिहेवियर की कंडीशन आती है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाएगा। सॉरी, यहाँ मैंने गवर्नर लिख दिया, यहाँ भी प्रेसिडेंट है। रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, अब जो इनकी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं एंड पेंशन्स हैं, इनका एंटायर एक्सपेंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे है, इनका एंटायर एक्सपेंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर है।
ठीक है, तो ये इस पे पार्लियामेंट में वोट नहीं होगी, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर पे वोट नहीं होगी। यूपीएससी का जुरिस्डिक्शन जो होता है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, और एसपीएससी का कर सकते हैं बाय एन एक्ट मेड बाय एन स्टेट लेजिस्लेचर। किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो यूपीएससी की एडवाइस रिजेक्ट कर सके, और अगर वो रिजेक्ट कर रही है तो उसको रीजन देना होता है। बट क्या माइनस था इनका कि इनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, वो ओनली एडवाइजरी है इन नेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी और एसपीएससी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की फर्स्ट वीडियो थी, इसमें आपने 2 बॉडीज कर लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बाकी की बॉडीज नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज 3rd क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें हम फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन एज वेल एज यूपीएससी और एसपीएससी पढ़ा है। इसमें हम फाइनेंस कमीशन से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में दी हुई है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी का स्टेटस है इसका, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर बाय द प्रेसिडेंट। कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। कब कर रहे हैं? एवरी 5th ईयर। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन पढ़ा था हमने, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यहाँ पे चेयरमैन है प्लस 4 अदर मेंबर्स हैं। दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे। वेयर एज इन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं था, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में नहीं थे। ओके, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमिश्नर्स वो भी एलिजिबल थे रीअपॉइंटमेंट के लिए। क्वालिफिकेशन कौन डिटरमाइन करता है इनकी? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है कि आप इनकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन कीजिए। आप देखिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन के अंदर मेंबर होने के लिए या फिर चेयरमैन होने के लिए। पार्लियामेंट ने ये क्वालिफिकेशंस दी हैं। द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन। चेयरमैन कौन होना चाहिए? ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस है। बाकी के 4 मेंबर्स कौन होने चाहिए? फर्स्ट, या तो जज हो हाई कोर्ट का या क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज वन। ठीक है। दूसरा, अ पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, गवर्नमेंट में। ओके। तीसरा, अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको फाइनेंशियल मैटर में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फोर्थ, अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्या होना चाहिए? पहला, या तो जज ऑफ हाई कोर्ट या 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1। दूसरा, फाइनेंस और अकाउंट्स में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फोर्थ, इकोनॉमिक्स में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। वेयर एज जो चेयरमैन थे वो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के अंदर। फंक्शंस क्या है? ये रिकमेंडेशन बनाते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑन फॉलोइंग मैटर्स। पहला, नेट प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द एलोकेशन बिटवीन कितना कौन से स्टेट को मिलेगा, ये सब फाइनेंस कमीशन देखता है। दूसरा, द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट। कितना ग्रांट इन एड कौन से स्टेट को दिया जाएगा सेंटर की तरफ से, ये फाइनेंस कमीशन देखता है। तीसरा, द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द consolidated fund of a state to supplement the resources of the पंचायत and municipalities in the state। ये फाइनेंस कमीशन देखता है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को कितना सप्लीमेंट रिसोर्स दिया जाएगा। ओके। फोर्थ इज एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी और मैटर जो प्रेसिडेंट रेफर करेगा फाइनेंस कमीशन को, उसके बारे में ये रिकमेंडेशंस देंगे या फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे। ठीक है। रोल क्या है? एडवाइजरी है। रोल इनका एडवाइजरी है एंड नॉन बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इनकी बात माने, नॉन बाइंडिंग रोल है इनका।
कमीशन सबमिट करती है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को एंड में, जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में कमीशन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था? केसी नियोगी। सेकंड का संथनम याद है ना, इनके रिकमेंडेशन पे सीबीसी बना था। 15th एनके सिंह एंड 16th अरविंद पनागरिया। ओके, these are the commissioners, finance commissioners, and this is all about finance commission। किस में दिया हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में? आर्टिकल 280 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। कैसे जुडिशियल बॉडी है, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ करिश्मा चौहान और आज की वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सेकंड वीडियो है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शंस कराना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दी गई है एंड पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इन विच आर्टिकल 325 एंड इन विच पार्ट 20। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का क्या हुआ था? 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। इट्स वर्क सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में, एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। किस किस का करा रहे हैं ये इलेक्शन? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट की ऑफिस की और वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस के। सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एज इट इज़ लाइन याद रखना। इसको SDC करके भी याद कर सकते हैं, ये मेंस में काम आती है। अगर किसी बच्चे को मेंस देना है तो वहाँ पे इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल क्या पढ़ा हमने? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है। ये किस किस का कराती है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, और क्यों हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इलेक्शन कमीशन में कौन होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स और होने चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जुरिस्डिक्शन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आते हैं। जो कंडीशंस हैं सर्विसेज की, जो टेन्योर है, ये सब भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। नॉट पार्लियामेंट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहा है। टेन्योर भी, कंडीशन ऑफ सर्विस भी, और कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये भी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, मतलब 39 ईयर्स तक हमारे पास सिंगल मेंबर बॉडी थी। आफ्टर 16 अक्टूबर 1989 प्रेसिडेंट ने 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए। क्योंकि यहाँ पे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 आया था, जिसने 21 से 18 कर दी थी एज वोट देने के लिए। जो वोट कर सकते हैं वो 18 साल तक, मतलब जिसकी एज 18 साल तक है वो वोट कर पाएगा। ओके, फिर जब ये ख़त्म हो गया इलेक्शन 1990 में, अगेन सिंगल मेंबर कर दी। 1993 अक्टूबर में दोबारा से 3 मेंबर बॉडी बनाई गई है और जब से अब तक 3 मेंबर बॉडी है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर, सबकी इक्वल पावर है। रिसीव इक्वल सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर प्रीरिक्विजिट्स विच आर दोज ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है ना, उतना ही सैलरी अलाउंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलता है। इनका ऑफिस टेन्योर क्या है? या तो 6 साल या 65 साल, 65 की एज तक करेंगे या फिर 6 साल के लिए होल्ड करेंगे। रिमूवल कैसे होता है इनका? रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास टू डेट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस में रिजोल्यूशन पास होगा, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव करेंगे।
विच इज ऑल्सो बाय स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। Thus, he does not hold office till the pleasure of president। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहेंगे इनको हटा देंगे, नहीं, सिर्फ इन्हीं 2 कंडीशंस पे, इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे इनको हटाया जा सकता है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशंस नहीं बताई हैं, इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशंस नहीं दी हुई हैं, ना टर्म बताया है, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनको डिबार नहीं किया गया है फ्रॉम एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। स्टेट लेवल पे क्या है, इलेक्शन कमिश्नर इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर who is appointed by chief election commissioner consultation with the state government। ओके, स्टेट लेवल पे क्या होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें असिस्ट कौन करेगा, CEO करेगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शन कमिश्नर, इससे ज़्यादा नहीं आता है वनडे एग्जाम्स में। कुछ करेंट पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार है, 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो, 19 फरवरी 2025 को अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, एक का नाम सुखवीर सिंह संधू है, एक का नाम विवेक जोशी है। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखवीर सिंह संधू, इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी। GSP ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान से सुख आता है, सुखवीर सिंह संधू, और सुख के साथ साथ विवेक भी बढ़ता है हमारा। विवेक मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि, ठीक है, ज्ञान से हमारा विवेक भी बढ़ता है और सुख भी मिलता है। ओके, थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is Karishma Chauhan, and in this video we will do the Attorney General and Advocate General of India. Okay, Attorney General of India comes under the Article 76 of the Constitution. In which article? It comes under the Article 76 of the Constitution. This is very important article. You need to remember this. Article 76 of the Constitution. He is appointed by the President. कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसका ही एक पैरेलल बॉडी और मोर स्पेसिफिकली पैरेलल ऑफिस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स का होता है, जो स्टेट्स के लिए होता है, एंड दिस इज फॉर कंट्री, दिस इज फॉर इंडिया। ही मस्ट बी अ पर्सन, कौन होना चाहिए ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन होते हैं, ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हों, उनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस इतनी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? फर्स्ट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। एंड सेकेंड वन, सेकेंड में ये 3 ऑप्शंस हैं, दिस वन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनमें से कुछ एक होना चाहिए, कोई भी एक। ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट्स फॉर 5 years, किसी भी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल तक, और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट, ज़रूरी नहीं है किसी एक हाई कोर्ट के, काउंट करके सारे हाई कोर्ट्स के जज होने चाहिए फॉर 10 years, और एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन, एंड ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्वालिफिकेशंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, जो ज़रूरी हैं, जो नेसेसरी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। ओके, इनका टर्म क्या होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म फिक्स नहीं करता है, कितने साल का होगा, 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं कर रहा है इसको। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, रिमूवल के ग्राउंड्स भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इनके प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं,
क्या होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जब चाहेंगे इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, वो उनकी डिस्क्रिशन पर है, वो जब चाहेंगे इनको रिमूव कर सकते हैं। बट he may also quit his office by submitting his resignation to the president। ये रिजाइन भी कर सकते हैं ऑफिस से by giving his resignation to the president। ओके, कन्वेंशनली क्या होता है, ये रिजाइन करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है, गवर्नमेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो जब गवर्नमेंट गिरेगी तो इनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, गवर्नमेंट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ओके, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फिक्स नहीं कर रही है, रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं कर रही है, इनका टर्म फिक्स नहीं कर रही है, इनका रिमूवल का ग्राउंड और प्रोसीजर फिक्स नहीं कर रही है, कुछ फिक्स नहीं कर रही है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका रेम्यूनरेशन भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये काम करेंगे, प्रेसिडेंट इनका रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करेंगे। ओके, ड्यूटीज़ क्या होती हैं? अब ड्यूटीज़ देखते हैं हम। अटॉर्नी जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या करेंगे ये? he give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president। ऐसे मैटर्स पे ये एडवाइस करेगा जो इनको प्रेसिडेंट रेफर करेंगे। ओके, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे डेट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, to discharge the functions conferred on him by the constitution or any other law। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी और लॉ के थ्रू ऐसे कोई फंक्शंस जो इनके ऊपर डाले जाएंगे उनको ये देखेंगे। ओके, प्रेसिडेंट हैज असाइन द फॉलोइंग ड्यूटीज। प्रेसिडेंट ने ये 3 ड्यूटीज असाइन की हैं अटॉर्नी जनरल को। क्या क्या है? टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं ना ये कंट्री के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये सारे सुप्रीम, ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अपीयर होंगे, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर किसी भी केस में प्रेसिडेंट इनको रेफरेंस के थ्रू रेफरेंस बना के भेजेगा तो वहाँ पे भी ये अपीयर होंगे, वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थ्रू विच ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, टू अपेयर इन एनी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपेयर करेंगे ये। इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कोई भी केस होगा जहां पे भी उसको रिप्रेजेंट करना होगा, अटॉर्नी जनरल उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इनका राइट्स एंड लिमिटेशंस क्या है? अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। ये जाके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, हियरिंग सुन सकते हैं, ठीक है। ही हैज द राइट टू स्पीक, इसको याद रखना, ही हैज द राइट टू स्पीक बट ही डजंट हैव अ राइट टू वोट। ओके, ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग बट विदाउट अ राइट टू वोट। वोट नहीं कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं करेंगे। ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज डेट आर अवेलेबल टू एमपी। किस आर्टिकल के अंदर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंदर एमपी को प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिलती हैं? सेम इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल को मिली हुई हैं। किस आर्टिकल के अंदर मिलती है? आर्टिकल 105, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज नॉट डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ये। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। ओके,
ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, ही इज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, बट नॉट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ही इज नॉट डिवार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, ये पब्लिक सर्विंग नहीं है और फुल टाइम काउंसिल नहीं है। ये पढ़ा ना हमने अभी आर्टिकल 105, जिसमें पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दी हुई है अटॉर्नी जनरल की, सेम में एमपीज की दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 88, ये राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल है एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज, ओके। आर्टिकल 76 does not mention about Solicitor General and Additional Solicitor General. It only talks about the Attorney General of India. Okay, this is all about Attorney General. Now comes to Advocate General of India. Parallel office है वहाँ 76 में, यहाँ 165 में, 76 में जो भी आर्टिकल होते हैं, अगर स्टेट का जानना है तो उसमें 89 प्लस कर दीजिए, 9615 165, ओके। Article 165 has provided for the office of Advocate General of the states. States में कौन होते हैं? Advocate General, और सेंटर में कौन होता है? Attorney General, ठीक है। He is the highest law officer in the state. सेम पैरेलल ऑफिस है तो पैरेलल इनके फंक्शंस हैं। अपॉइंटमेंट यहाँ गवर्नर करेंगे। मस्ट बी अ पर्सन, वहाँ सुप्रीम कोर्ट था सेंटर में, यहाँ हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। क्या होती है हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकंड इनमें से कोई एक, मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, ओके। इनका भी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करती है, ना ही इनका रिमूवल का ग्राउंड। यहाँ पे कौन कर रहा है? ये सब गवर्नर कर रहा है। ये गवर्नर के प्लेसर में ऑफिस को होल्ड करते हैं। गवर्नर इनकी रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करेंगे, ओके। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 177 वहाँ 88 थे, 89 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 177, राइट। Rights of Advocate General is respect to the House of Legislature and its committee. And Article 194 जो बात करता है Power, Privileges and Immunities of Advocate General की। 105 में 89 ऐड करोगे 194, ठीक है। This is all about Attorney General and the Advocate General. Thank you. Hello everyone. गुड मॉर्निंग, दिस इज़ करिश्मा चौहान और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ऑफ कोर्स ओबीसीज, ठीक है। दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। विच टाइप ऑफ बॉडीज दीज आर? दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कौन सी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, ठीक है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 इसने फॉर्म की थी नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, ओके। क्या फॉर्म किया था? नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। कौन से अमेंडमेंट ने किया था? 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। उसके बाद आया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003। इसने क्या किया? इसने सेपरेट कर दिया शेड्यूल कास्ट की कमीशन को अलग एंड शेड्यूल ट्राइब की कमीशन को अलग। मेक देम टू, ओके, मेक देम टू सेपरेट बॉडीज। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर SCs केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। कब आया? 2004 में आया, क्योंकि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इनको सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑल्सो डील्स विद द एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस के बारे में पता है ना, जिनको अब रिमूव कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट अबाउट देम। कब तक करता था? टिल 2018, और 2018 तक ही ये OBC से भी डील करता था। कौन सी कमीशन करती थी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, जिसको हमने सेपरेट कर दिया था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाली कमीशन बची थी जो इनको रेगुलेट कर रही थी OBC और एंग्लो इंडियंस को टिल 2018।
बट अब क्या हुआ, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया जिसने बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग कमीशन फॉर्म कर दी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिमूव कर दिया या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। याद हो गई 3-4 चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ाई है। 65 से इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को बनाया था, 89 से इनको सेपरेट कर दिया। ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आया 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, इसने क्या किया, बैकवर्ड क्लास की जो ड्यूटीज़ थी उनसे रिलीव कर दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। अब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 338। ओके, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 338। एसटीज के बारे में आर्टिकल 338A एंड बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B। ठीक है, 338A, 338A, 338B। अपॉइंट कौन करता है, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सील में होगा वो वारंट, उससे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन तीनों को, तीनों के लिए सेम है। कंडीशन ऑफ सर्विस ये सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं कर रहा है। कौन डिटरमाइन करेगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या टेन्योर होगा, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहा है और ये तीनों के लिए सेम है। ओके, देन मेंबर्स, एक चेयरपर्सन होता है, ओके, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, तीनों में सेम है। एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे। पावर क्या है, इनके पास कुछ पावर है, यस, दे होल्ड द पावर ऑफ अ सिविल कोड। ठीक है, सिविल कोड की पावर है इनके पास। दे सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं ये, प्रेसिडेंट प्लेस करता है उसे बिफोर पार्लियामेंट। और अगर प्रेसिडेंट ने गवर्नर को रिपोर्ट सेंड की है तो गवर्नर प्लेस करेगा उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। अगर किसी स्टेट या कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे बात होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर पे, तो गवर्नर प्लेस करेगा उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है एंड बैकवर्ड क्लास भी सेम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 338, 338A, 338B। बैकवर्ड क्लासेस को कौन से अमेंडमेंट से हटाया है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। इनको सेपरेट कौन से अमेंडमेंट से किया है, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 ऑल्सो एडेड, क्या ऐड किया है इन्होंने, आर्टिकल 342A। एक तो ये एडिशन हुआ है यहाँ पे 338B का, जिससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म हुई है। एक ये हुआ है आर्टिकल 342A। क्या करता है ये आर्टिकल, दिस एनेबल्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, SEBC सुना होगा आपने, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो प्रेसिडेंट थ्रू दिस आर्टिकल स्पेसिफाई करेगा दिस क्लास को। ओके, दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। क्या करती है कमीशन, शेड्यूल कास्ट केसेस देखेगी, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एसटीज वाली नेशनल कमीशन फॉर एसटीज क्या देखेगी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देखेगी, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए काम करेगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशंस फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। थैंक यू। Hello everyone, my name is Karishma Chauhan and in this video we will learn about the CAG. What is CAG? CAG is the Comptroller and Auditor General of India. What is CAG? CAG is Comptroller and Auditor General of India. It is Comptroller, not Controller. Okay, given in which article? It is given in Article 148 of the Constitution. Which article? 148. And which part? Part 5th of the Constitution. Okay, this is an independent office. He is the head of, किसका हेड होते हैं ये, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट।
किसके हेड हैं? इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की। ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ये कंट्रोल करते हैं कंट्री का, एट बोथ लेवल, एट सेंट्रल लेवल एंड एज वेल एज द स्टेट लेवल। ओके, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। हु इज ही? He is the head of the Indian Audits and Account Department given in Article 148 and Part 5th of the Constitution. Independent office होता है. He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both levels. Okay. What is his duty? His duty is to uphold the Constitution. What is his duty? His duty is to uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration. Financial administration की जब भी बात होगी तब ये Constitution को uphold करेंगे. Okay. He is one of the bulwarks of the democratic system. Other कौन से हैं? Supreme Court, Election Commission, Union Public Service Commission. Along with these three, कैग ऑल्सो एक्ट एज द बल्वर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. ठीक है. कैग को अपॉइंट कौन करते हैं? कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाया वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. सेम मेथड यूज होता है अदर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए सेम मेथड यूज होता है. कौन कौन सी है ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे. ठीक है. कौन सी 3 ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनके मेंबर्स को प्रेसिडेंट थ्रू दिस मीडियम अपॉइंट करते हैं. ठीक है. बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. ओथ क्या होती है इनकी? ये ओथ लेते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. सेकेंड, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. थर्ड, टू ड्यूली एंड फेथफुली and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of his office without fear or favor, affection or ill will. ठीक है. फेथफुली ये ड्यूटी करेंगे अपनी. ओके. कोई अपना प्रॉफिट नहीं देखेंगे किसी चीज में और विदाउट फियर और फेवर ये अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे. सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे एज वेल एज ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज. ये इनकी ड्यूटी है, ये इनकी ओथ है. इनका ऑफिस कितने टर्म के लिए होता है? 6 ईयर्स के लिए होते हैं और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर. 6 साल काम करते हुए हो जाए इन्हें या इनकी एज 65 हो जाए. ठीक है. ही कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं इन्हें. प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे. अगर किसी ऑफिस में किसी मेंबर को या चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो उनसे जो नीचे वाले बाकी सब नीचे ही आएंगे ना, गवर्नर उनके नीचे होंगे, वो उनको रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है. अगर कहीं गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो वहाँ रिमूवल प्रेसिडेंट के थ्रू हो सकता है क्योंकि उनकी अथॉरिटी इनसे हायर है. इनसे लोअर अथॉरिटी वाले इनको रिमूव नहीं कर सकते. तो प्रेसिडेंट ने ही इनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेंगे. कोई और अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी उनको रिमूव नहीं कर सकती. ठीक है. तो ही कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज अ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. कैसे रिमूव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी. ईदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर, या तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे. सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे कैग को भी रिमूव किया जा सकता है. ओके. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनके पास. प्लेजर में काम नहीं कर सकते.
काम नहीं करती प्रेसिडेंट के प्लेजर में। जैसे कौन काम कर रहा है, अटॉर्नी जनरल काम करते हैं ना प्रेसिडेंट के प्लेजर में, जब चाहे वो हटा सकते हैं, पर इनको कैग को नहीं हटा सकते, इनको सिर्फ थ्रू रिजोल्यूशन हटा सकते हैं जो पार्लियामेंट में पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। बट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फर्दर ऑफिस में काम नहीं कर सकती है दोबारा। हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। कौन डिटरमाइन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रही है। अटॉर्नी जनरल का कौन कर रहा था डिटरमाइन, प्रेसिडेंट कर रहे थे, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दिया हुआ था उनके बारे में। और सैलरी किसकी इक्वल होगी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होगी, ओके। सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस, दिस इज सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन, सैप, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कोई भी सैलरी, कोई भी अमाउंट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है वो पार्लियामेंट में वोट नहीं होती उसके ऊपर, ठीक है। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। ड्यूटीज एंड पावर्स क्या है, आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज एंड पावर्स दी हुई हैं। आर्टिकल 148 में कैग का ऑफिस दिया हुआ था। 149 डिस्कस अबाउट द, इट ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, पार्लियामेंट करेगा ड्यूटी एंड पावर इनकी प्रिस्क्राइब इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। किसके बारे में, यूनियन एंड स्टेट के अकाउंट्स के रिलेशंस के बारे में ड्यूटीज एंड पावर पार्लियामेंट इनका प्रिस्क्राइब करेगा। क्या है इनके ड्यूटीज एंड फंक्शंस, फर्स्ट ही ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर्स। ऑडिट करेंगे अकाउंट का रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। ऑडिट करेंगे अकाउंट्स को ये। ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 3 तरह के फंड्स होते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आई थिंक आर्टिकल 266 में दिया हुआ है एंड कॉन्टीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट्स आर्टिकल 267 में दिए हुए हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों का कर रहा था ना, सेंटर का भी कर रहा था, स्टेट का भी कर रहे थे। ही कंपाइल्स करेंगे एंड मेंटेन करेंगे अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। 1976 में क्या हुआ था, इनको रिलीव कर दिया गया था, इनको फ्री कर दिया गया था ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू द कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ये कंपाइल नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं। इस ड्यूटी से इनको फ्री कर दिया गया था 1976 में। बट क्या करते हैं, ये स्टेट के अकाउंट्स को कंपाइल और मेंटेन अब भी करते हैं। क्यों किया गया था, क्योंकि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट। 1976 में क्या किया था, अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट कर दिया था, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया था अकाउंट का। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल और मेंटेन नहीं करते हैं ये कैग। 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन, दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स पे, तीसरा पब्लिक अंडरटेकिंग पे, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इन तीनों रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्लेस करते हैं। आफ्टर दिस जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पैक, ये कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी है ये, इट एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। ये एग्जामिन करेंगी इन ऑडिट रिपोर्ट्स को और इसके बारे में पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करेंगी, ओके, सबमिट करेंगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करती है, इट कंपेयर्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो सच में खर्चा हुआ है विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट। चॉकलेट लेने के लिए कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे दिए गए थे, इसके बीच का डिफरेंस बताता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट क्या करता है, इट शोज द एनुअल रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ सैंक्शन था पर यहाँ कितना मिल गया है, ठीक है, डिस्बर्समेंट कितने का हो गया और कितनी एनुअल रिसिप्ट है ये उसको शो करता है। कैग इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट, क्या है, पार्लियामेंट का एजेंट होते हैं कैग, एंड इट ही कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है।
ये पार्लियामेंट के ही बिहाफ में ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर का, और ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है कैग। 4 आर्टिकल से इनसे रिलेटेड, 148 से 151। 148 में ऑफिस दिया हुआ है इनका, 149 में ड्यूटीज एंड फंक्शंस कौन डिटरमाइन कर रहा था, पार्लियामेंट डिटरमाइन कर रही थी। 150 में क्या दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और आर्टिकल 51 में ऑडिट रिपोर्ट्स। लास्ट में जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये 1753 में बन गया था। ऑडिट बोर्ड बना 1968 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। किसकी रिकमेंडेशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन पे। कौन कौन होते हैं ऑडिट बोर्ड में, एक चेयरमैन होते हैं प्लस 2 मेंबर्स होते हैं जिनको कैग अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज करिश्मा चौहान। आज का टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। हमने इससे पहले इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी एंड एसपीएससी कंप्लीट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। आई थिंक दिस इज़ द 4th वीडियो जिसमें हम जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। तो जीएसटी काउंसिल इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश्ड हुई थी, या जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 paved the way for the introduction of new tax regime, okay. Under 101 Amendment Act of 2016 paved the way for the introduction of a new tax regime, that is GST. The amendment inserted a new article. क्या किया है इसने, एक आर्टिकल इंसर्ट किया है, which is Article 279A. कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 279A in the Constitution. ये आर्टिकल क्या करता है, दिस आर्टिकल empowered the president. It empowered the president to constitute a GST council by an order. ठीक है, थ्रू दिस आर्टिकल जीएसटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 101 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2016 में, उससे जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था। उसने एम्पावर किया था आर्टिकल 279A को, इसको इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर, ठीक है। सेक्रेटेरिएट का है, द सेक्रेटेरिएट ऑफ द काउंसिल इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। का है, न्यू दिल्ली में है, ओके। द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल, द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, ओके। काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, द काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। काउंसिल जो है एक फॉरम है, जॉइंट फॉरम में, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर्स होते हैं। अब देखते हैं हम काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन होता है। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन मैम। शी एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। सारी स्टेट गवर्नमेंट से एक एक मिनिस्टर आएगा जिसको ये नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। काउंसिल कैसे वर्क करती है, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इज द क्वोरम फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। अगर 10 मेंबर हैं तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए 5 मेंबर की नेसेसिटी है, ठीक है। 5 मेंबर्स चाहिए। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टू बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी। कैसे लिया जाएगा डिसीजन, बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेट
votes of the members present and voting. Okay. Every decision of the council is to be taken by a majority of not less than 3/4. अगर 10 है 10th का 3/4 क्या होगा, कितना होगा 2.5 7.5 अराउंड 8. ठीक है. अगर 12 है तो 9. Every decision of the council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the votes of the present and voting. जितने भी present and voting है उसका 3/4 होना चाहिए for taking any decision. ओके. कंपोजिशन हमने पढ़ लिया. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन की तरह होंगी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस. हर एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिस्टर जो फाइनेंस और टैक्सेशन या किसी और मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट. क्वारम कितना होगा 1/2 का. और डिसीजन किससे लिया जाएगा 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके. आर्टिकल याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 279A. एंड द अमेंडमेंट एक्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 जिससे GST आया था. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट GST काउंसिल. छोटा सा ही टॉपिक था. थैंक यू. हेलो एवरीवन. In this video, we will discuss about the Special Officer for Linguistic Minorities. My name is करिश्मा चौहान. हम स्टार्ट करेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से. इससे पहले हमने काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ फिनिश कर चुके हैं. अगर आपको वो देखनी है आप वो भी देख सकते हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ओके, फाइनेंस कमीशन, UPSC, SPSC, इलेक्शन कमीशन. Now let's start with the Special Officer for Linguistic Minorities. Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to the Special Officer for Linguistic Minorities. Linguistic Minorities का कोई Special Officer ऐसा कोई provision नहीं था जब हमारा Constitution बना था. उस टाइम पर नहीं था, बट ये ऐड हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से, जिसने इंसर्ट किया एक न्यू आर्टिकल. क्या, कौन सा आर्टिकल था वो? 350B. 350B आर्टिकल अंडर पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. ओके. क्या प्रोविजन है इस आर्टिकल के अंदर? देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर. एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. ठीक है. ही इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज फर्स्ट प्रोविजन. सेकेंड, ड्यूटी क्या होगी? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. वो सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे जहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की सेफ गार्ड की बात होगी. ठीक है. तीसरा, ही वुड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे. क्यों प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि वही अपॉइंट कर रहे हैं इन्हें. एंड द प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट क्या करेंगे? आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट, ही शुड प्लेस द रिपोर्ट्स बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, salaries, allowances, service condition and procedure for removal. कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे हमारे. स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वॉज क्रिएटेड इन 1957. कब बना ये ऑफिस? 1957 में बना. ठीक है. 1956 में एक्ट आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956. तो 1957 में ये ऑफिस क्रिएट हुआ. हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद में. कहाँ है? इलाहाबाद में. कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में. इसके 3 रीजनल ऑफिस हैं. बेलगांव जो कर्नाटक में, चेन्नई जो तमिलनाडु में है, एंड कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है. ओके. ईच इज हेडेड बाय एन असिस्टेंट कमिश्नर. तीनों रीजनल ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं.
द कमिश्नर इज असिस्टेड एट हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स पे कौन असिस्ट करते हैं उन्हें? बाय डिप्टी कमिश्नर्स एंड देन असिस्टेंट कमिश्नर्स, ठीक है। एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे जो कमिश्नर होते हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आते हैं, क्योंकि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। ही सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। किसको सबमिट करेंगे ये रिपोर्ट? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे थ्रू द यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ओके। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैसे डिटरमाइन होती हैं? ये स्टेट वाइज होती हैं, और रिलीजियस माइनॉरिटीज ये नेशनल बेसिस पर होती हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसको आप रिवाइज करना। इसका 2-3 चीज़ें याद रखना। ये आर्टिकल 350 भी यही आ सकता है, कौन से पार्ट में है? 17th पार्ट, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑफिस कब बना था? 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? इलाहाबाद में हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश में 3 रीजनल ऑफिस हैं। KBC, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। K फॉर कोलकाता, B फॉर बेलगांव, C फॉर चेन्नई। कौन हेड करता है उन्हें? असिस्टेंट कमिश्नर हेड करते हैं। तो दिस इज ऑल, थैंक यू।